हेलो गाइस, वेलकम टू पीकेटी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल। अब आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम तो आ ही रहे हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम में सब बच्चों के एग्जाम या तो हो चुके हैं या कोई बच्चों के आ रहे हैं। तो हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो बोर्ड के हिसाब से भी करेंगे और आपके एग्जाम्स के हिसाब से भी है जो अब हाफ ईयरली होने वाले हैं। तो ये पीडीएफ है जो मेक करी हुई है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे जो मेटल के बारे में पहले बताया गया, मेटल क्या होता है। Metal are lustrous, malleable, ductile and are good conductor of heat and acidity. मतलब जो मेटल होता है वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब शाइनी सरफेसेस की। मेलेबल का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी मेटल को बीट करते हैं तो शीट की फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, बीट करके क्या फॉर्म कर देते हैं, वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। एंड आप गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एसिडिटी, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, यानी इसमें आसानी से करंट पास आउट हो जाता है और गर्म करने पे ये हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका पॉइंट है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज अ लिक्विड। अब यहाँ पे हम एक्सेप्शन देखेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, एक्सेप्शन जो होता है वो बहुत काम आता है। तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं, सॉलिड होते हैं। और एक्सेप्ट किसको देखकर, मरकरी को देखकर। मरकरी एक्सेप्शन में आता है, जो मरकरी आपका लिक्विड नेचर का होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है ना। अब ये कील है जिसे नेल कहते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉपर मेटल है, कॉपर के पाइप्स है। यहाँ पर आपके पास एक कप है जो कि सिल्वर का है, और यहाँ पे आपके पास एक बैंगल्स है जो कि गोल्ड के बने हुए हैं। तो ये सब क्या है, मेटल है। दे आर वेरी हार्ड, लस्टर शाइनी है, डक्टाइल है, मेलिएबल है, ठीक है ना। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एसिडिटी भी होते हैं, ठीक है ना। अब इसका आगे देखते हैं। अब देखो इसमें आगे देखते हैं, मेटल्स जो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर। मरकरी भी एक मेटल है जिसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है, Hg। लेकिन ये भी क्या है आपका, मेटल तो है, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी का मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है। वहीं अगर बात करें मेटल्स आर हार्ड भी होते हैं एक्सेप्ट किन को छोड़ के, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप आसानी से अपने घर का चाकू धागे से काट सकते हो। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं लेकिन होते हैं मेटल। आई एग्री। अब इसके बाद, अब इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं, द इलेक्ट्रिकल वायर्स दैट कैरी करंट इन अवर होम हैव अ कवरिंग ऑफ प्लास्टिक सच एज पीवीसी। अब जितने भी घर की वायरिंग होती है आप देखते हो, चाहे आपकी ट्यूबलाइट से निकली कोई वायरिंग हो, बटन या टीवी टीवी चलाते उससे वायरिंग हो, कोई भी नॉर्मल एक वायरिंग होती है उस पर कवरिंग होती है, लाल, पीली, हरे, नीले कलर की। तो वो कवरिंग पीवीसी बनी होती है। पीवीसी क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। अगर आप ऊपर से तार को पकड़ते हैं तो आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करती है। वही पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो एक इंसुलेटर होता है जो कि आपको करंट लगने नहीं देता है। इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने आपको बताया करंट लगने नहीं देता, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता। द इलेक्ट्रिक वायर हैव अ कवरिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पीवीसी अराउंड देम, so that if happen to touch them the current will not pass through our body and hence we will not get an electric shock। अगर हम इसको टच करते हैं तो हमें किसी प्रकार का करंट नहीं लगता है, क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप की वायर, आपकी ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ये तीनों वायर जो है वो कैसी है, आपकी पीवीसी वायर है जिसमें कवरिंग हो रही है। लेकिन हाँ, अगर हम छील देते हैं, वो ब्राउन कलर का वो आया तो उसे अगर छूले तो वहां करंट लग जाएगा, लेकिन जो कोटिंग होती है पीवीसी की वहां करंट हमें नहीं लगता है। अब मैंने बात की थी कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एसिडिटी होते हैं। लोहा हुआ, कॉपर है, एल्यूमिनियम है एंड एक्सेट्रा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें जिसमें से बहुत अच्छा करंट पास आउट हो सकता है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका सिल्वर, दूसरे नंबर पे कॉपर और तीसरे पे एल्यूमिनियम। बेस्ट कंडक्टर में सिल्वर आता है, जिसे चांदी बोलते हैं। और पुअर कंडक्टर का नाम देखो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ये सब जानते हैं ज्यादातर, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पुअर कंडक्टर क्या होता है, लीड, लेड और मरकरी। तो लेड और मरकरी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ये तो हो गया। देखिए, मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग।
अगर आप कोई भी लोहे को लोहे से टकराओ तो साउंड प्रोड्यूस होती है। कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल से टकराता है तो क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग नेचर। अब देख सकते हैं घंटी हुई, या अदरक से आप अदरक को कूटते हैं सुबह तो उसमें भी आवाज होती है। तो ये सब क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके नियर बाई एटमोस्फेयर में, सराउंडिंग में जो ऐसी चीजें होती होंगी, और बहुत से ऐसे मैटर होते होंगे साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। मेटल डक्टाइल नेचर का होता है, जो कि ड्रॉन इनटू वायर्स। अब आप देख सकते हैं ये ऐसी वायरिंग लपेटी आपने कहीं देखी होगी। ये कॉपर है, एल्यूमिनियम की वायर है जो लपेटी हुई है एक चरखी टाइप में। अब यहाँ पे ये जानो कि वायर बनी कैसे इतनी पतली। एक्चुअली पहले इनको मेल्ट किया जाता है। किसी भी मेटल को पहले क्या करते हैं, मेल्ट। और मेल्ट करने के बाद फिर उस मेटल को पिघला के एक वायर की फॉर्म में ड्रॉन किया जाता है। लेकिन हर मेटल की अपनी डक्टाइल नेचर अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर की वायर बना सकता है लंबी, अगर हम ड्रॉन करें तो। ठीक है, 2 ग्राम सिल्वर 1200 मीटर की वायर बना सकता है। तो इसका मतलब हर मेटल का अपना डक्टाइल नेचर अलग अलग होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, अब एक बात बताइए, इसके जो पार्टिकल्स होते होंगे जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, एक्सेट्रा, ये बहुत ही क्लोजली स्पेस होते होंगे। अब जैसे सोने की चेन होती है तो उसको पिघला के एक पतली बनाया जाता है। अब आपको देखा होगा बाजार में हल्की से हल्की भी होती है। तो हल्की से हल्की चेन जो होती है, वो सुनार चाहता है कि मैं हल्की हल्की चेन बनाऊं और मोटी भी बनाऊं, ताकि लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो, कम पैसा खर्च हो, ज्यादा वो अच्छा लगे देखने में। तो ये होता कैसे है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स ओनली डक्टाइल नेचर। डक्टाइल नेचर होने की वजह से ही गोल्ड की चेन, सिल्वर की चेन अक्सर आपने देखा होगा ऑर्नामेंट्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो वो उनका डक्टाइल नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, मेटल्स की, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। एग्जांपल, अब देखो मेटल्स हैं, मेटल्स मतलब हार्ड, ठोस, कठोर। इसका मतलब इनके पार्टिकल्स जो होते होंगे, जिससे बने होते होंगे, उनके बीच में गैप बहुत कम होता होगा। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होगा, बहुत कम। दैट मीन्स दे हैव लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम। दैट मीन्स दे आर वेरी टाइटली अटैच्ड विद ईच अदर। तभी तो उनके बीच का गैप बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गैप कम है, बहुत टाइटली पैक है, तो इसका मतलब उनके टाइटली पैक को, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जब ज्यादा एनर्जी दोगे तभी तो जाके वो ब्रेक होगा। ठीक, आगे एक मिनट नीचे। अब एग्जाम्पल में देखिएगा, गैलियम एंड सीशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ हैंड। अगर आप गैलियम और सीशियम की बात करते हो, अगर आप इसे अपने हाथ पे भी रख लोगे तो रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे, मेटल्स है मेटलिक लस्टर। मेटलिक लस्टर मतलब होता है, लस्टर का मतलब ही होता है शाइनी। ठीक है ना, शाइनी मीन्स चमकीलापना। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब देखिए, मेटल जो बताया था मैं, लस्टर्स होता है शाइनी। शाइनी का मतलब हो गया जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब शाइनी सब्सटेंस होते हैं। मेटल तो होते ही हैं लेकिन शाइनी होते हैं। मेटल्स मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या है, आप अगर उसे हैमर से बीट करें तो वो पतली पट्टी जैसा बन जाएगा, यानी ड्रॉन इनटू शीट्स। आपने एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर तो देखा होगा, जिसमें आप खाना रख के दे जाते हैं, फूड स्टफ रखते हैं, रोटी रखते हैं कोई। तो वो एल्यूमिनियम की जो पतली शीट बनती है, या गोल्ड की फॉइल बनती है ना, तो ये कैसे बनते हैं। या गोल्ड का बिस्किट ले लो बहुत पतले से पतला, या गोल्ड का सिक्का ले लो, या चांदी का सिक्का ले लो, कैसे बनता है, ये बीट कर करके बाय हैमरिंग इनको मेलेबल बनाया जाता है। यानी कि इनकी प्रॉपर्टी कहती है मेलेबल। इनको शीट की फॉर्म में तैयार किया जाता है। क्लियर, आगे। अब देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन यानी एयर। ऑक्सीजन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे एयर की बात, यानी रिएक्शन किसका करा रहे हैं हम, मेटल का, किससे, ऑक्सीजन से। तो देखते हैं आगे इसको, यहाँ कर देखिए, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। क्या होगा अगर मेटल को जलाया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट लाइट। अगर मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया जाए यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो डेजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, डेजलिंग
व्हाइट लाइट। ट्राई करिएगा। अब इसमें देखा जाए तो जैसे नॉन मेटल की बात चल रही है, तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? डक्टाइल नेचर के होते हैं, नॉट डक्टाइल। यानी मेटल तो डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल का बहुत कम। नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं और मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। डिफरेंस की बात करें, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है नॉन मेटल, लेकिन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में देखिए, अगर एग्जाम्पल में देखा जाए, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन से मिला हुआ ग्रेफाइट जो बन रहा है वो गुड कंडक्टर है। कारण क्या है? उसकी अपनी हेक्सागोनल शेप। कार्बन अगर हेक्सागोनल शेप बनाता है, ठीक है, तो ये शेप अब ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जब ये ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम कनेक्ट होगा, तो ये बिल्कुल कनेक्ट हो चले जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन 3 से बॉन्डिंग कर रहा है, इसको देखो, एक दो, एक दो, इसको देखो, एक दो तीन, ये वाला भी होगा तो यहाँ पे भी एक होगा। कार्बन की बॉन्डिंग 4 से होती है, हो ये 3 से रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है अभी भी। और जब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कौन होता है? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक, देखिए, इसके बाद नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड की बात करें तो वो कार्बन है, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये लिक्विड होते हैं। लिक्विड में क्या आता है आपका? ये सब इसमें ही है, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। यानी कि नॉन मेटल जो सॉलिड होते हैं वो कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड, गैस में कौन कौन है? सॉलिड कौन है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। लिक्विड में कौन कौन है? ब्रोमीन गैसेस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब ये गैसेस में आ गए, लिक्विड में ब्रोमीन है। अब बात करें कि नॉन मेटल्स सॉफ्ट भी होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड अगर प्योर है, हथौड़े से अगर तोड़ना चाहोगे तो हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन डायमंड नहीं। डायमंड वो चीज होती है ना? तो ये एक नॉन मेटल होता है, और हम जानते हैं नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। ऑल नॉन मेटल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट व्हाट? डायमंड। लेकिन अगर हम ऊपर की चीज देखें, नीचे करिएगा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नॉन मेटल सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। अब सॉलिड में क्या होता है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। लिक्विड में क्या होता है? ब्रोमीन। गैस में क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। बहुत होते हैं, तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बात करा गया है। अब नॉन मेटल, नॉन मेटल है प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल। मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर डिस्कस भी कर लिया। मेटल्स हार्ड होता है, लेकिन नॉन मेटल हार्ड नहीं होते। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल का नहीं होता, लो होता है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एसिडिटी होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते, है ना? मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, नॉन मेटल की नहीं होती है। ठीक है। मेटल्स लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल लस्टरस यानी शाइनी नहीं होते। मेटल्स मेलेबल होते हैं, यानी कि बीट करके उसको हम शीट की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, लेकिन नॉन मेटल हम बीट करके उसको शीट की फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते। मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, बीट करके उसको वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को वायर की फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये सब इनके बीच में डिफरेंस था, जो मैंने आपको भी बताया। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आगे कर दीजिए, या एक बार नीचे करिए, देखिए, ऊपर करिए। अब ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ग्रेफाइट विच कंडक्टिविटी, आपको पहले ही बता दिया मैंने।
ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, अब नॉन मेटल तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पैड कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट करता है। कारण क्या है? उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने का। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर? आगे देखिए, metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. अगर आपने सोडियम और पोटेशियम नॉर्मल ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे भी रख दिया, ये 2 मिनट में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा, और रिएक्ट कर लेगा बहुत तेज, आग पकड़ लेगा, यानी इसमें आग लग जाती है। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल या पेट्रोल में डिप करके रखा जाता है, ताकि ये बाहर की ऑक्सीजन या किसी प्रकार की एयर से रिएक्ट ना करे और ऑक्सीडाइज ना हो पाए। क्लियर? आगे, अगर हमें ये बात मैंने बताई, इसको किस में रखा जाता है? द कैप्टन इमर्जिन केरोसिन ऑयल और पेट्रोल। क्लियर? आई करिए, नीचे दिखाइए, देखिए, अब ये पोटेशियम और सोडियम को एक केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा गया है, और इसमें चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखा रहा है इसमें? अगर सोडियम या पोटेशियम को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये इस तरह से जल जाता है, रिएक्ट कर देता है। ठीक है, डन। देखिए, अब ये टॉपिक आता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अभी हमने ये पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शन पढ़े कि कुछ कुछ मेटल भी होते हैं लेकिन उनमें एक्सेप्शन है, कुछ नॉन मेटल भी होते हैं उनमें भी एक्सेप्शन है। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, यानी सॉरी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। तो some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide shows both acidic as well as basic behavior। कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों नेचर शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक, आगे है such metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide। यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड अगर वो सोडियम, अगर वो एसिड के साथ या बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करके जो भी सॉल्ट बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे एक मेटल का ऑक्साइड लिया गया है जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एसिड से भी और बेस से भी दोनों से रिएक्ट करता हुआ बताया गया। जब वो एसिड से रिएक्ट करके बनेगा सॉल्ट तो देखते हैं क्या बनेगा, और बेस से भी रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड तो देखते हैं वो क्या बनेगा। देखते हैं, देखिए, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये रिएक्ट कर रहा है एसिड से, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके 6 मॉलिक्यूल ले रखे। यहाँ पे आपका बन क्या रहा है, आप देखते रहे, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? दो, दो एल्यूमिनियम। अब ये कैसे बना, 6 क्यों लिया? माइंड में बच्चों के आता है कि एल्यूमिनियम के साथ ये 6 क्लोरीन क्यों? तो देखिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 का मतलब 2 8 3, ये 3 शेयरिंग करेगा, देगा, यानी क्लोरीन का कितना होता है? 17, 17 का मतलब 2 8 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपने 9th क्लास में वैलेंसी तो पढ़ी होगी नॉर्मल सी, वो वैलेंसी कुछ इस प्रकार थी, यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा, यहाँ क्लोरीन लिखा, इसकी वैलेंसी +3 लिखी, इसकी -1 लिखी, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये AlCl3 हो गया। यानी एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन से कंबाइन करेंगे, है कि नहीं है? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो क्लोरीन कितना होना चाहिए? 6, तो 6 ही देखिएगा, 3 2 6, और 6 ही क्लोरीन। बचा क्या आपके पास? 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, सिंपल, वाटर बाहर निकल जाएगा 3H2O। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। क्लियर? तो आप वैलेंसी के द्वारा पता कर सकते हैं कि कैसा कंपाउंड क्या बनने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट है बेस, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है? बेस। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अब यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार, लेकिन यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा जो कि एक सॉल्ट होगा।
कैसे बनेगा वो देखिए। हमें वाटर बाहर निकालना है, इतना तो हमें पता ही, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो मेरा सॉल्ट था, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये मेरा वाटर था। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा, ये मेरा सॉल्ट है और ये मेरा वाटर है। क्योंकि यहाँ पे मुश्किल होगा आपको समझना ये कैसे बनेगा, हम कैसे पहचानेंगे। आप सोडियम एल्यूमिनेट में इतना देख लीजिए कि सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। वाटर तो आपको पता ही है H2O होता है, H2O बाहर कर दो, जो बचा कुचा सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा। देखो ये 2 बाहर लग रहा है, इसका मतलब 2 ही सोडियम, 2 ही ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकाल लो, निकाल लिया। अब कितना ऑक्सीजन बचा, 1 बचा, 2 सोडियम बचा और 2 ही एल्यूमिनियम बचा। तो 2NaAl, 2 एल्यूमिनियम और 2 सोडियम हो गया। और ये कितना बचा ऑक्सीजन, यहाँ 3 और यहाँ 1, कितना हो गया टोटल 4। ये 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन बचा, एक तो उसे दे दिया H2O में, उस H2O में हाइड्रोजन को। तो 3 और 1 4 ऑक्सीजन, यहाँ O2 लगा दे, 2 2 जा 4। इस तरह से ये सॉल्ट बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड से भी और बेस से भी दोनों से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और दोनों ही प्रॉपर्टी रखते हैं, एसिड की भी और बेस की। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे इसका, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कॉपर ऑक्साइड, अभी आपने देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या था, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड था। तो कॉपर ऑक्साइड भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब वो एसिड से रिएक्ट करेगा, देखिए क्या बनता है, CuO कॉपर ऑक्साइड, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कॉपर किससे रिएक्ट करेगा, Cl से, तो CuCl2 बन जाएगा। और ये H2 और O मिलकर क्या बन गया, H2O वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर ही तो बनना है। अगर आपका मेटल ऑक्साइड एसिड से या बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनना होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक, डन। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखा है कि जितने भी मेटल हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जैसे मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें कॉपर को हीट किया जाता है एयर में। एयर का मतलब है, जब भी आपसे ऐसा बोला जाए, आप लोगों को भी छोटी 10 क्लास में है तो आप लोगों को दिक्कत आती होगी पढ़ने में। अगर ये बोला जाए कोई मेटल हीट हो रहा है एयर के प्रेजेंस में, तो उसका मतलब वो ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ठीक, तो ये कि मेटल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट हो रहा है, 2 ही कॉपर 2 ही ऑक्सीजन, 2CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया। यानी कि सबरे मेटल, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, ज्यादातर मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये भी मेटल का ऑक्साइड है, आप देख सकते हैं। अब आपको दिक्कत आ रही होगी कि सेकंड का मतलब क्या है, ये सेकंड का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है, यह जो 2 लग रहा है इसका चार्ज कितना होगा, 2 प्लस, और इसका 2 माइनस। तो जो चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या आया, सेकंड रोमन नंबर में सेकंड आया। क्लियर, नेक्स्ट आगे। अब यहाँ देखिएगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, सिंपल है। आइए करिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब रिएक्शन कोई मेटल है, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, ऑल आर मेटल्स। अगर ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा। हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि मेटल हम पढ़ रहे हैं, तो मेटल भैया क्या क्या करता है। मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। यानी हम हर तरीके से उसकी रिएक्शन देखें। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा कि मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल ऑक्साइड, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in it further form metal hydroxide।
अब ऐसा मेटल ऑक्साइड जो बना आज सॉल्युबल इन वाटर, अब वो पानी में अगर घुलने वाला है, अगर वो पानी में घुलने वाला है उसका मतलब डिसॉल्व इन इट, दैट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम ये पढ़ रहे थे कि मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर dissolve it to further form मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर जो पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि पहले तो मेटल रिएक्ट कर रहा है पानी से, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर ये मेटल ऑक्साइड भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है किससे, वाटर से, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड खुद वाटर से अगेन डिसॉल्व होता है तो वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे कि हमने कहा था कि बट जैसे कंडीशन है, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हर मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। जैसे अब ये तो सिंपल सीख लीजिए, ये मैंने लिखा भी हुआ है कि मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड अगर वाटर से अगेन रिएक्ट करेगा, यानी यही अगेन अगर रिएक्ट कर जाएगा तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इट्स सो सिंपल, ठीक। आइए करिए, देखिए अब ये एनोडाइजिंग प्रोसेस की बात करते हैं, ये होता क्या है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड the anode and it is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolved at the anode react with aluminium to make a thicker protective oxide layer. I agree. This oxide layer can be dyed easily to form aluminium article and attractive finish. अब देखा होगा एनालाइजिंग प्रोसेस में, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई एल्यूमिनियम मेटल है, एनोडाइजिंग है, इसको ऊपर कर दो। अब आप डायग्राम को देखो, कोई कंपोनेंट है एनोड का, ये यहाँ पे कंपोनेंट है एनोड का, ठीक है। अब ये एनोड का कंपोनेंट है, यहाँ पे एल्यूमिनियम या लेड कैथोड पे लिया गया और इसको डिप किया गया किसमें, डाइल्यूट H2SO4 में। अगर आप देख सको तो एनोड का पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे कैथोड का निगेटिव यहाँ आ रहा है, और इसको डाइल्यूट H2SO4 में एल्यूमिनियम या लेड की रॉड को डिप, इलेक्ट्रोड रॉड को डिप किया गया है। फिर यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एनोड, जो एनोड का कंपोनेंट है उस पर चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एनोडाइजिंग बताना क्या चाहता है, आपने देखा होगा आपके जो दरवाजे होते हैं उस पे जो हैंडल होता है जिसे खोलते हैं वो अक्सर एल्यूमिनियम के होते हैं ना, उस पे एक अलग से आपने देखा होगा कि कितना शाइनी शाइनी होता है, बहुत अच्छे अच्छे, अगर आप होटल वगैरह में गए हो तो शाइनी सर्फेस चढ़ा होता है, सिल्वर या गोल्ड चढ़ा होता है। तो एल्यूमिनियम को ऐसा बिल्कुल अट्रैक्टिव फिनिश कैसे दिया जाता है, इतना ज्यादा शाइनी सर्फेस कैसे आ जाता है, इतना चमकीला कैसे हो जाता है, उस प्रोसेस, उसको शाइनी सर्फेस बनाने के प्रोसेस जो होता है उसको एनोडाइजिंग बोला जाता है। अब कैसे बोलिए, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, अब आप देखें, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग a clean aluminum article is made. The anode and clean aluminum article कैसा होता है, एनोड पे होता है। कहाँ होता है, एनोड पे। तो क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल एनोड पर है एंड इज इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइज मतलब उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, ओके। अब देखो, यानी एनोड को कहाँ डिप कर दिया गया है, ऊपर कर दो, कहाँ डिप कर दिया गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर प्योर एल्यूमिनियम को डिप कर दिया गया है। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड, यानी इस एनोड पर क्या इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस आएगी, ऑक्सीजन नेगेटिव होती है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती जाएगी। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म अ थिकर लेयर, यानी यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होगा वो इस एनोड के साथ रिएक्ट करके एक थिक लेयर ऑफ, यानी ऑक्सीजन के ऊपर एक थिक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर तब्दील हो जाएगी एल्यूमिनियम के मेटल के ऊपर, जो कि प्योर एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है
एनोड पर यानी यहाँ पर, ठीक। पकड़िए, दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एज अट्रैक्टिव लेयर। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की लेयर इसकी सरफेस पे आ गई, ये ऑक्सीजन की लेयर बाहर की किसी लेयर से इसको प्रोटेक्ट करेगी और इसे खराब होने से बचाएगी और इसको शाइनी सरफेस प्रोवाइड करेगी। इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, ठीक। आइए, ये हो गया, इसे हटा दीजिए, ये वही चीज है। एक मिनट, धीरे इसको हटाइए, नीचे करिए इसे, इस प्रोसेस को देखने दीजिए पहले। ये देख लीजिए आप, जो मैंने अभी बताया था वही चीज इसमें थ्योरी और शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखी हुई है। जो एनालाइजिंग प्रोसेस में किया वो नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप इसको, हम इसको आगे करेंगे। देखिए अब आगे, अब इसमें इसी को बताया जा रहा है एनोडाइजिंग के ऊपर कि अलग अलग मेटल जब हीट किए जाते हैं उनका क्या रिएक्शन पैदा होता है, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम का सरफेस, एल्यूमिनियम का सरफेस, जिंक का सरफेस, लेड का सरफेस और बहुत से ऐसे मेटल हैं उनका सरफेस आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। यानी अब इन मेटलों का जब आप एनोडाइजिंग प्रोसेस करोगे तो इनकी सरफेस पे भी ऑक्सीजन की परत जम जाएगी, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक शाइनी सरफेस होती है और बाहर की एयर से उनको फर्दर रिएक्ट करने से बचाती है। द प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, यही मैंने आपको बताया। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन कभी भी जलने से बर्न नहीं होगा, बट द फिलिंग्स बर्न विगरसली, लेकिन अगर वो फिलिंग्स होती हैं जो छोटे छोटे आयरन का टुकड़ा होता है, बट द फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। अगर जो फिलिंग्स होती है आयरन की उसको अगर हम बर्नर पे रख दें तो वो जलना चालू कर देंगे, लेकिन एक लोहा ठोस पदार्थ वो नहीं जलता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी नहीं जलता, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide। लेकिन जब आप उसको गर्म करोगे तो एक ब्लैक कॉपर को जब गर्म करोगे ना तो ब्लैक कलर की एक लेयर ऑक्सीजन की जम जाएगी, जिन कॉपर सेकंड ऑक्साइड का नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं, आएगा जी। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ये ऐसी चीज है जो ये कभी गर्म ही नहीं होती, जलती, गर्म के मतलब जलती ही नहीं है हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस की, ठीक है। ये ब्लैक कलर की कोटिंग नहीं आएगी इसमें, कुछ और नहीं होगा मतलब। आगे, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब देखिए, मेटल यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जब भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। ओनली लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन से नीचे, अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होते हैं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, और जब ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से भी तो हाइड्रोजन को कैसे उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दें, यानी ये हाइड्रोजन से कम ताकतवर होते हैं। और जब कम ताकतवर है तो ये उसकी उसकी जगह से हाइड्रोजन को उसकी जगह से नहीं हटा सकते। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये सब ज्यादा रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को एसिड में से बाहर कर देते हैं। याद रखिएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज में दिखा रखा है। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दे फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए, मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कॉपर का, कॉपर रिएक्ट कर रहा है कि मान लीजिए 2HCl, तो ये CuCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। तो कॉपर क्लोराइड क्या हुआ, ये सॉल्ट हुआ। और हाइड्रोजन एक गैस है, तो जब भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस विद अ पॉपिंग साउंड
पट पट की आवाज होती है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। आगे करेंगे। अब इसकी कंडीशन देखिए, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कभी भी ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी मैग्नीशियम की क्वालिटी देखिए कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कहो गर्म पानी से रिएक्ट कर जा तो कर जाता है, क्योंकि उसकी भी प्रॉपर्टी आ रही है। और गर्म पानी से रिएक्ट करने के बाद ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और सेम हाइड्रोजन गैस बाहर निकलनी ही निकलनी। Here, it also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to the surface. मैग्नीशियम क्या होता है कि फ्लोट करना चालू कर देता है सरफेस पे पानी। वो इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का बबल सरफेस पे आ जाता है, और हाइड्रोजन गैस का बबल सरफेस पे आने पर मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम कहता है कि मैं ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करूंगा, गर्म से करा लूं, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों बोलते हैं हम तो ना तो हॉट से रिएक्ट करेंगे और ना ही कोल्ड से रिएक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। लेकिन करेंगे किससे, हम कोल्ड से नहीं करते रिएक्ट, हम ठंडे से नहीं करते रिएक्ट, हम स्टीम भाप से रिएक्ट करते हैं, बट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर। देखते हैं, आए करिए। देखिए, एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर से, क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर। ये रहा, ये एक बात ध्यान रख लेना, ये स्टीम से रिएक्ट कर रहा है और स्टीम का कारण है यह गैस। देख सकते हैं आप, लिक्विड की फॉर्म में नहीं है। अगर लिक्विड की फॉर्म में होता तो या तो वो ठंडा होता या तो गर्म, लेकिन यहाँ पे जी का मतलब क्या है, स्टीम। तो यानी कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये रिएक्ट नहीं करते हॉट और कोल्ड पानी से, ये सिर्फ रिएक्ट करते हैं भाप से, यानी कि स्टीम से। अब नीचे देखिएगा, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब कुछ तो ऐसे होते हैं, हम तो पानी से रिएक्ट करना ही नहीं है, ना तो हमें ठंडे पानी से रिएक्ट करना, ना तो हमें गर्म पानी से रिएक्ट करना, ना हमें उसकी भाप से रिएक्ट करना, हमें रिएक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि लेड यानी पीबी, कॉपर सीयू, सिल्वर एजी, गोल्ड एयू, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते भैया पानी से, है कि नहीं है। ओके, देखिए, स्टार्टिंग हमने करी कि मैग्नीशियम तो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, सादे पानी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर से नहीं करेगा, सॉरी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर से करेगा। वही एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये क्या करेंगे, ये डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और रिएक्ट विद वाटर, ना तो हॉट वाटर से ना कोल्ड वाटर से। ये किससे रिएक्ट करेंगे, ये भाप से रिएक्ट करेंगे। लेकिन लेड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी रखा है, पोटेशियम सॉलिड है, मेटल है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो उसका हाइड्रोक्साइड बनना है और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है। सोडियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्साइड बनना है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस के साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट, द हीट वॉल इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब यहाँ पे एक अलग तरीका है कैल्शियम का। कैल्शियम कहता है कि मैं तो पानी से रिएक्ट जब करूंगा तो ज्यादा तेजी से नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर से जो जब भी मैं रिएक्ट करता हूं तो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती कि आग पकड़ ले,
है ना, इतनी ज्यादा उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं होती कि वो आग पकड़ ले। देखो, तो कैल्शियम जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस बाहर निकलनी है ही। लेकिन इसमें एक चीज और है, इसमें हीट बाहर नहीं निकल रही। देखिए, पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है पानी से तो हाइड्रोक्साइड बनना है, हाइड्रोजन के साथ साथ हीट निकल रही है। सोडियम रिएक्ट कर रहा है पानी से तो हाइड्रोक्साइड बनना है उसी का ही, हाइड्रोजन के साथ हीट निकल रही है। मगर इन भाई साहब का क्या कहना है, ये कैल्शियम भाई साहब कहते हैं कि मैं पानी से रिएक्ट करूंगा, मैं हाइड्रोक्साइड भी निकालूंगा, मैं वाटर भी निकालूंगा, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करूंगा। ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं। इन्हीं एक्सेप्शनों को तुम्हें ध्यान रखना है, यही तुम्हारी ढाल है, यही असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ये जो लग रहे हैं अरे ये तो सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन है, नहीं, इसी में से ही केस स्टडी बना देते हैं, इसी में से ही असर्शन रीजनिंग बन के आ जाता है। ये मेटल नॉन मेटल केस स्टडी और रीजनिंग का ही चैप्टर है पूरा। आगे करिए। अब देखिए, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस। कैल्शियम भी क्या करता है, फ्लोट होता है। क्यों? तो ये हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है सरफेस पे आ जाती है, कैल्शियम हल्का होता है तो फ्लोट करना चालू कर देता है, यानी कि तैरता है, फ्लोट करता है। आगे करिए। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। अच्छा, मेटल जैसे कि अभी जो मैंने पोटेशियम के बारे में बताया, सोडियम के बारे में बताया, कैल्शियम बताया, तो कैल्शियम तो वॉलेंटली रिएक्ट नहीं कर रहा पानी के साथ, लेकिन पोटेशियम और सोडियम ये बहुत तेज रिएक्ट करते हैं ठंडे पानी के साथ। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक, यानी कि रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज होती है वो बाहर भी निकलती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक का नाम दिया जाता है। एक्सो का मतलब बाहर और थर्मिक का मतलब हीट। क्लियर? आगे करते हैं। देखिए, अब ये मैं यहाँ पे यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है इस मेटल नॉन मेटल की, ये दूसरी वीडियो हमारी, हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले आप इसको ढंग से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।